अगर आप इग्नू BHIC 131 की परीक्षा देने जा रहे हो और अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं BHIC 131 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो आपकी परीक्षा की तैयारी को काफ़ी आसान बना सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहे। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैं टॉप 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था, तो आपको उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उस वीडियो को आपको देख लेना है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ से सिंपली देख सकते हो। ये सब क्वेश्चंस मैंने वहाँ करवा दिया है। इन 5 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये सेकेंड पार्ट है, उसके बाद का मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टोटल आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन 10 क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना, 10 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल करके जाने हैं, ताकि आपके एग्जाम में इन सब क्वेश्चंस आए तो आप इजीली कर पाओ। आर्य लोग उत्तर पश्चिम भारत के सप्त सिंधु क्षेत्र जो आज पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। उनका जीवन मुख्यतः ग्रामीण और जनजातीय था। समाज का आधार परिवार और जनजाति थी, जबकि अर्थव्यवस्था पशुपालन एवं कृषि पर आधारित थी। राजनीतिक व्यवस्था अपेक्षाकृत सरल थी और राजा की शक्ति जनसभा एवं समिति द्वारा नियंत्रित होती थी। प्रारंभिक वैदिक समाज भारतीय सभ्यता के विकास की आधारशिला मानी जाती है। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था, तो प्रारंभिक वैदिक समाज सरल, गतिशील तथा अपेक्षाकृत सामंतवादी था। इस काल में सामाजिक विभाजन कठोर नहीं था, पर लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। परिवार की व्यवस्था की बात करूँ तो परिवार समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो परिवार सत्तात्मक था, पिता परिवार का मुखिया होता था, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद परिवार के सदस्य कृषि, पशुपालन तथा अन्य कार्यों में सहयोग करते थे। परिवार सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का केंद्र था। उसके बाद महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाओं के क्या क्या अधिकार थे, तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, वो सभाओं और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकती थी। विवाह के संबंध में उन्हें कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उसके बाद विदुषी महिलाएं का क्या था, तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वघारा जैसे विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था कैसा था, तो प्रारंभिक वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। इसमें भी 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो यज्ञ एवं शिक्षा से संबंधित कार्य करते थे, क्षत्रिय शासन और युद्ध से संबंधित कार्य करते थे, वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़ी संबंधित कार्य करते थे, और शूद्र सेवा का कार्य करते थे। उसके बाद विशेषता क्या थी इस काल में, तो इस काल में वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म और व्यवसाय पर आधारित थी। सामाजिक गतिशीलता संभव थी। उसके बाद भोजन और वेशभूषा इस प्रकार था, तो भोजन में दूध, दही, घी और मक्खन प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। जौ और गेहूं का उपयोग किया जाता था। फल एवं सब्जियां का सेवन भी होता था। वेशभूषा कैसी थी, तो सूती और ऊनी वस्त्र पहने जाते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषणों का उपयोग करते थे। 5वां है धार्मिक जीवन। प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पर आधारित था। यहाँ प्रमुख देवता का मैं बात करूँ तो इंद्र, वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे। उसके बाद अग्नि जो है वो अग्नि के देवता थे। वरुण जल एवं नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते थे। सूर्य जो थे प्रकाश के देवता थे। वायु पवन देवता थे। और धार्मिक प्रथाएं का बात करूँ तो यहाँ पे यज्ञ और प्रार्थनाएं की जाती थी। मूर्ति पूजा और मंदिरों का प्रचलन नहीं था। धर्म का उद्देश्य प्रकृति की शक्तियों को प्रसन्न करना था। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मूर्ति पूजा और मंदिरों का प्रचलन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे यज्ञ और प्रार्थनाएं पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था, तो प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी। हालांकि कृषि का भी विकास हो रहा था। पशुपालन आर्थिक जीवन का आधार था। इसमें पशुओं का महत्व क्या था, तो गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। धन का आकलन गायों की संख्या से किया जाता था कि आप कितने अमीर हैं और कितने गरीब हैं, तो गाय जिसके पास जितना ज़्यादा रहेगा उस हिसाब से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे।
उसके बाद गाय दूध, घी और अन्य उत्पादों का मुख्य स्रोत था और अन्य पशु भी देखने को मिलते जैसे घोड़े, बैल, भेड़, बकरियां। युद्ध और संघर्ष का एक प्रमुख कारण पशुधन की प्राप्ति भी था। उसके बाद कृषि का क्या रोल था इसमें, तो कृषि धीरे धीरे महत्व प्राप्त कर रही थी। इसमें प्रमुख फसलें की बात करूँ तो जौ और गेहूँ था। और कृषि उपकरण क्या था, तो लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, बैलों की सहायता से खेती होती थी। लेकिन कृषि विकसित हो रही थी, फिर भी पशुपालन का महत्व अधिक था। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य, व्यापार का प्रारंभिक विकास हो चुका था। इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी, मतलब ये बार्टर सिस्टम पे प्रचलित थी। बार्टर सिस्टम तो आपको पता ही होगा कि आप एक सामान के बदले दूसरे सामान को भी ले सकते हो। उसके बाद दूसरा था गायों का उपयोग मूल मापन के रूप में किया जाता था। विभिन्न जनजातियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उसके बाद व्यापार अभी सीमित स्तर पर था। उसके बाद चौथा है शिल्प और उद्योग। तो कई प्रकार के कुटीर उद्योग विकसित थे, जैसे प्रमुख व्यवसाय इसमें थे बढ़ईगिरी, धातुकर, बुनाई, चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाना। शिल्पकार समाज के उपयोग हेतु विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। उसके बाद संपत्ति और धन का बात करूँ तो पशुधन मुख्य संपत्ति था, मतलब जिसके पास जितना पशु है, पशु में यहाँ पे गाय को ही ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो जिसके पास जितना गाय है उनको उतना धनवान माना जाता है। भूमि का महत्व बढ़ रहा था, निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित हो रही थी, आर्थिक असमानता बहुत अधिक नहीं थी। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक आर्यों का राजनीतिक जीवन कैसा था। प्रारंभिक वैदिक राजनीतिक व्यवस्था जनजाति और लोकतांत्रिक तत्वों से युक्त थी। जनजातीय संगठन था। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न इकाइयों पर आधारित थी, जैसे प्रमुख इकाइयां में कुल, ग्राम, विष और जन। कुल का मतलब परिवार, ग्राम का मतलब गांव, विष का मतलब कुलों का समूह, जन का मतलब जनजाति। जन राजनीतिक संगठन की सबसे बड़ी इकाई थी। उसके बाद जो दूसरे थे राजा। राजा जनजाति का प्रमुख होता था। राजा के क्या क्या कार्य था, तो जनजाति की रक्षा करना, युद्ध का नेतृत्व करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना। उस टाइम पे राजा की स्थिति कैसी थी, तो राजा सर्वशक्तिमान नहीं था और उसे जनसभा का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक था। उसके बाद सभा और समिति की बात करूँ तो राजा की सहायता के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, एक सभा और दूसरी समिति। सभा का कार्य था प्रतिष्ठित व्यक्तियों और बुजुर्गों की संस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। न्यायिक और प्रशासनिक मामलों पर विचार करती थी सभा। और समिति जो थी ये सामान्य जनता की सभा थी, राजा के चयन और महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेती थी। ये संस्थाएं प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक थी। उसके बाद है प्रमुख अधिकारी। तो राजा को विभिन्न अधिकारी सहायता प्रदान करते थे, जैसे पुरोहित जो कि धार्मिक कार्यों का प्रमुख थे, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीणी गांव का मुखिया, तो ये सब था। उसके बाद पांचवा है सैन्य संगठन। युद्ध जनजातीय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। युद्ध के क्या क्या कारण थे, तो पशुधन की प्राप्ति करना। यहाँ पे जीतने के बाद पशु मिलता था, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे पशुओं का रोल बहुत ज़्यादा था, खासकर गाय। जिसके पास जितना गाय रहेगा उसको उतना धनवान माना जाएगा। उसके बाद भूमि और संस्थानों पर अधिकार था, राजनीतिक प्रभुत्व था। उसके बाद सेना जो था, घोड़ों और रथों का प्रयोग किया जाता था इस टाइम पे। जनजाति योद्धा सेना का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध इस काल के महत्वपूर्ण युद्धों में से एक थे। उसके बाद न्याय व्यवस्था की मैं बात करूँ तो न्याय व्यवस्था परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित थी। इसकी विशेषताएं ये थी कि विवादों का निपटारा सभा और समिति करती थी। अपराधों के लिए दंड निर्धारित थे। न्याय का उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाए रखना था। उसके बाद प्रारंभिक वैदिक समाज की प्रमुख विशेषताएं भी देखने को मिलेगी, जैसे ग्रामीण और जनजातीय जीवन, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, कृषि का प्रारंभिक विकास था, महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति, सरल वर्ण व्यवस्था था, प्राकृतिक आधारित धर्म था, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी थी, सामाजिक समानता और सामुदायिक जीवन था। इसका निष्कर्ष क्या निकला, तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक जीवन में परिवार, महिलाओं का सम्मान तथा लचीली वर्ण व्यवस्था प्रमुख विशेषताएं थी। आर्थिक जीवन मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, जबकि कृषि, व्यापार और शिल्प का भी विकास हो रहा था। राजनीतिक व्यवस्था जनजातीय थी, जिसमें राजा के साथ साथ सभा और समिति जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। धार्मिक जीवन प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर आधारित थी। इस प्रकार प्रारंभिक वैदिक समाज ने
भारतीय संस्कृति, धर्म, राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं की नींव रखी तथा आगे आने वाले वैदिक और उत्तर वैदिक काल के विकास का मार्गदर्शन किया। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इस विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है, बहुत पुराना, सबसे पुराना। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान तथा भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में विस्तृत थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी इसके प्रमुख नगर थे। सुव्यवस्थित नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, व्यापारिक समृद्धि और विकसित शिल्पकला इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। किंतु लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया। ये फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आपको सिंपली वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। ये जो फ्री पीडीएफ है आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के गेस पेपर चाहिए, ऐसा है कि नहीं मुझे और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो हम लोग सैम्पल पेपर वगैरह भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे हमारे टीम का व्हाट्सअप नंबर दिया है। आप सिंपली वहाँ पे जाके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप सिंपली वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना। आपको लास्ट मिनट अपडेट और ये फ्री पीडीएफ वहीं पे मिलती है। उसके बाद इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके पतन के कारणों को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए। चूँकि किसी एक कारण को पूर्ण रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए अधिकांश विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अनेक प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन की समस्या क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन इतिहास के सबसे जटिल पहेलियों में से एक है। प्रमुख प्रश्न इसमें उठते हैं कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक क्यों समाप्त हो गई? क्या इसका विनाश किसी आक्रमण के कारण हुआ? क्या प्राकृतिक आपदाएं इसके लिए जिम्मेदार थी? क्या आर्थिक और सामाजिक कारणों ने इसकी नींव को कमजोर कर दिया? तो इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। सबसे पहला है आर्य आक्रमण सिद्धांत। यह हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे पुराना और प्रसिद्ध सिद्धांत है। सिद्धांत के प्रवर्तक थे सर मोर्टिमर व्हेलर। कुछ प्रारंभिक इतिहासकार भी देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य विचार ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार मध्य एशिया से आए आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण किया और उसे नष्ट कर दिया। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ मानव कंकाल देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में पूर्वों के विनाश का उल्लेख भी देखने को मिलता है, पर इसकी आलोचना भी देखने को मिलता है। किसी बड़े युद्ध या व्यापक नरसंहार के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। प्राप्त कंकालों की संख्या बहुत कम है। आधुनिक पुरातत्व इस सिद्धांत को पूर्ण स्वीकार नहीं करते, अतः आर्य आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा आलोचना देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा है बाढ़ सिद्धांत। कई विद्वानों का मानना है कि बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ों ने सभ्यता को नुकसान पहुंचाया। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो में बाढ़ की मिट्टी की कई परतें मिली है। कुछ नगरों में जल भराव के प्रमाण प्राप्त हुए। इसके प्रभाव क्या थे? तो कृषि भूमि नष्ट हुई, घर और सार्वजनिक भवन क्षतिग्रस्त हुए, लोगों को नगर छोड़ने पड़े। पर इसके भी आलोचना आपको देखने को मिलेगा। यह सिद्धांत केवल कुछ नगरों की स्थिति को समझा जा सकता है, जबकि पूरी सभ्यता के पतन को नहीं। तीसरा है नदी मार्ग परिवर्तन सिद्धांत। यह सिद्धांत आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके मुख्य विचार है हड़प्पा सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ था। समय के साथ नदियों के मार्ग बदल गए, विशेष रूप से घग्गर, हाकरा, संभावित सरस्वती नदी सूख गई। सतलज और यमुना जैसी नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिला? जल की कमी उत्पन्न हुई, कृषि प्रभावित हुआ, लोगों को अपने नगर छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा। इसके महत्व क्या है? तो आधुनिक शोध इस सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। चौथा देखने को मिलता है जलवायु परिवर्तन सिद्धांत। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु में परिवर्तन सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। परिवर्तन जैसे वर्षा में कमी देखने को मिलती है, शुष्कता में वृद्धि, तापमान में बदलाव। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन में गिरावट आई, खाद्यान्न संकट हुआ, जनसंख्या का पलायन देखने को मिला। समर्थन में पूरा तात्विक और भूवैज्ञानिक अध्ययन इस सिद्धांत को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। पांचवा है भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं का सिद्धांत। कुछ विद्वानों के अनुसार बड़े भूकंपों ने हड़प्पा सभ्यता को प्रभावित किया।
इसका प्रभाव नगरों का विनाश, नदियों के मार्गों में परिवर्तन, सिंचाई और जल आपूर्ति व्यवस्था बाधित हुई। इसके भी आलोचना आपको देखने को मिलेगी कि भूकंपों के परिमाण सीमित है, इसीलिए इसे अकेला कारण नहीं माना जा सकता। उसके बाद है पर्यावरणीय क्षरण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव गतिविधियों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण अत्यधिक वृक्षों की कटाई हुई, भूमि की अत्यधिक उपयोग किया गया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। परिणाम मिट्टी की उर्वरता में कमी देखने को मिली, कृषि उत्पादन में गिरावट, आर्थिक संकट। यह सिद्धांत पर्यावरण और सभ्यता के संबंध को स्पष्ट करता है। तो आपको अलग अलग कारण देखने को मिलेंगे। इन कारणों को आपको एग्जाम में लिखना है, ये मेन कारण है। इन सब कारणों को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। हड़प्पा सभ्यता की समृद्धि का आधार व्यापार था। जैसे व्यापारिक संबंध की मैं बात करूँ तो ये मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी, मध्य एशिया से इन लोगों का व्यापार देखने को मिलता है। लेकिन समस्या ये थी कि यदि बाहरी व्यापार कमजोर पड़ा हो तो नगरों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई होगी, शिल्प उत्पादन में कमी आई होगी, व्यापारिक केंद्रों का महत्व घट गया होगा। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक संकट ने शहरी जीवन को कमजोर कर दिया और सामाजिक और प्रशासनिक पतन का सिद्धांत देखने को भी मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सभ्यता की आंतरिक संरचना कमजोर हो गई थी। इसके संभावित कारण ये है कि प्रशासनिक नियंत्रण में कमी थी, सामाजिक असंतोष था, राजनीतिक विखंडन देखने को मिलती है। इसके प्रभाव ये देखने को मिला कि नगरों का महत्व घट गया, केंद्रीकृत व्यवस्था कमजोर हुई, लोग छोटे ग्रामीण समुदाय में बसने लगे। नौवां था महामारी और रोगों का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने महामारी को भी संभावित कारण बताया है। इनका तर्क है कि घनी आबादी वाले नगरों में रोग तेजी में फैल सकते थे। जल भराव और स्वच्छता संबंधी समस्याएं रोग को बढ़ा सकती थी। आलोचना है कि महामारी के प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं, इसीलिए यह सिद्धांत व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। उसके बाद है आधुनिक दृष्टिकोण। वर्तमान इतिहासकार और पुरातत्वविद किसी एक कारण को हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। आधुनिक निष्कर्ष ये है कि पतन के पीछे कई कारण एक साथ कार्य कर रहे थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, कृषि संकट, व्यापारिक गिरावट, पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। इन सभी कारकों ने मिलकर धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता को कमजोर कर दिया। उसके बाद सवाल है कि क्या हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह समाप्त हो गई थी? तो आधुनिक शोध यह भी बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। तथ्य क्या देखने को मिलते हैं कि अनेक लोग अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए, ग्रामीण जीवन जारी रहा। कुछ सांस्कृतिक परंपराएं बाद में भारतीय समाज में बनी रही, जैसे उदाहरण के रूप में मिट्टी के बर्तनों की शैली, धार्मिक प्रतीक, नगर नियोजन की कुछ अवधारणाएं। इसीलिए इसे पूर्ण विनाश के बजाय शहरी पतन और सांस्कृतिक परिवर्तन कहना अधिक उचित माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इस पतन में हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण और सभ्यता का गहरा संबंध होता है। आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता किसी भी सभ्यता के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक परिवर्तन मानव समाजों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। महान सभ्यताएं भी समय के साथ बदल सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके पतन के संबंध में आर्य आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग परिवर्तन, भूकंप, पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक संकट और सामाजिक अर्थव्यवस्था जैसे अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। आधुनिक शोधों के अनुसार किसी एक कारण ने इस सभ्यता को समाप्त नहीं किया, बल्कि प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों के संयुक्त प्रभाव ने इसके शहरी ढांचे को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। फिर भी हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक विरासत भारतीय इतिहास और सभ्यता में लंबे समय तक जीवित रही है। इसीलिए इसका पतन केवल एक सभ्यता का अंत नहीं था, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नए चरण की शुरुआत भी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है तमिलकम में प्रारंभिक राज्य निर्माण। तो प्राचीन भारत के इतिहास में तमिलकम दक्षिण भारत का वह क्षेत्र था जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, केरल तथा दक्षिण भारत के कुछ अन्य भाग सम्मिलित थे। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, व्यापारिक गतिविधियों तथा राजनीतिक संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक का काल तमिल इतिहास में संगम युग के नाम से जाना जाता है। इसी काल में तमिलकम में भारत जनजाति और कुल आधारित समाज के विकसित होकर संगठित राजनीतिक इकाइयों और राज्यों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया उत्तर भारत के महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य की तरह नहीं थी, बल्कि स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई। तमिलकम में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए संगम साहित्य, तमिल ब्राह्मी अभिलेख, पुरातात्विक उत्खनन तथा विदेशी यात्रियों के विवरण महत्वपूर्ण स्रोत है।
तमिलकम की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो इसमें 5 प्राकृतिक क्षेत्रों तीनों विभाजित किया गया है, जैसे कुरिंजी पर्वतीय क्षेत्र, मुल्ले वन एवं चरगाह क्षेत्र, मरुत्तम उपजाऊ कृषि क्षेत्र, नेटल समुद्री तटीय क्षेत्र, पलाई शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां अलग अलग थी। यही विविधता आगे चलकर सामाजिक संगठन और राजनीतिक विकास का आधार बनी। उसके बाद प्रारंभिक समाज और कुल आधारित व्यवस्था था। राज्य निर्माण से पूर्व तमिल समाज मुख्यतः कुलों और जनजातीय समूह पर आधारित था। प्रमुख विशेषता ये थी कि समाज रक्त संबंधों और कुल पर आधारित था। स्थानीय मुखिया सरदार नेतृत्व करते थे। संसाधनों का नियंत्रण सामुदायिक रूप से होता था। राजनीतिक सत्ता सीमित और विकेंद्रीकृत थी। संगम साहित्य में अनेक स्थानीय सरदारों और वीर योद्धाओं का उल्लेख मिलता है जो इस प्रारंभिक राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बाकी आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। उसके बाद वैलिड सरदारों का उदय देखने को मिलता है। तमिलकम में राज्य निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम वैलिर नामक स्थानीय सरदारों का उदय था। वैलिरों की भूमिका थी कि ये छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे, कृषि भूमि और संसाधनों का प्रबंधन करते थे। तीसरा है युद्ध और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते थे। जनता से कर या उपहार प्राप्त करते थे। इन सरदारों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी और उन्हें राजनीतिक संगठनों के निर्माण की नींव रखी। कृषि का विकास और राज्य निर्माण, तो राज्य निर्माण में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। मरुत्तम क्षेत्र उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था जहां धान की खेती विकसित हुई। सिंचाई के साधनों का उपयोग बढ़ा। कृषि अधिशेष उत्पन्न होने लगा। इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि अधिदेश उत्पादन से आर्थिक समृद्धि बढ़ी। शासकों को कर प्राप्त होने लगा। सेना और प्रशासन का संचालन संभव हुआ। इस प्रकार कृषि राज्य निर्माण का आर्थिक आधार बनी। व्यापार और वाणिज्य की भूमिका की बात करो तो ये एक प्रमुख केंद्र था। आंतरिक व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। नमक, अनाज, मछली और वन उत्पादों का व्यापार होता था। विदेशी व्यापार का बात करूँ तो जैसे रोमन साम्राज्य, मिस्र, अरब, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एरिया, ये व्यापार निम्न क्षेत्रों में से था। प्रमुख निर्यात वस्तुएं क्या क्या थी तो मसाले, मोती, हाथी के दांत, बहुमूल्य पत्थर, वस्त्र, ये सब निर्यात किया जाता था। उसके बाद प्रमुख बंदरगाह में पुहार जो कि कावेरी पट्टनम में है, मुजरिस, कोरकोई, अरिकामेंडू। इसका प्रभाव ये देखने को मिला कि व्यापार से प्राप्त संपत्ति ने शासकों की शक्ति बढ़ाई और राज्य निर्माण को गति दी। नगरीकरण और राजनीतिक विकास भी देखने को मिलता है। तमिलकम में नगरों का विकास राज्य निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग था। इसमें प्रमुख नहरें कौन कौन सी थी तो मदुरो, पुहार, उरेयूर, अरिकामेडू। नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़े तो व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, प्रशासनिक केंद्रों का विकास हुआ, शिल्प और उद्योगों का विस्तार हुआ, सामाजिक वर्णों का उदय हुआ। नगरों के विकास ने राजनीतिक सत्ता को अधिक संगठित बनाया। इसमें चेर, चोल और पांड्य राज्यों का भी उदय देखने को मिलता है। राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण चेर, चोल और पांडव राज्यों का उदय था। चेर राज्य वर्तमान केरल क्षेत्र में स्थित है। व्यापार और मसालों के लिए प्रसिद्ध थे। पश्चिमी समुद्री व्यापार पर नियंत्रण था। उसके बाद चोल राज कावेरी नदी घाटी में विकसित थे। राजधानी उरेयूर था। कृषि और व्यापार दोनों में समृद्ध थे। पांड्य राज राजधानी मदुरै मोती उद्योग और समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इन राज्यों ने छोटे छोटे सरदारों को अपने अधीन का राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सैन्य शक्ति और राज्य निर्माण की बात करूँ तो राज्य निर्माण में सैन्य संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विशेषताएं ये थी कि राजा स्थायी सैन्य शक्ति रखते थे। युद्धों के माध्यम से क्षेत्रीय विस्तार किया जाता था। विजित क्षेत्रों से कर और संसाधन प्राप्त होते थे। संगम साहित्य में वीरता, युद्ध और सैनिक उपलब्धियों का व्यापक वर्णन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की बात करूँ तो राज्य निर्माण के साथ साथ समाज में विभिन्न वर्गों का विकास हुआ। जैसे प्रमुख वर्ग इसमें राजा और सरदार थे। योद्धा वर्ग, व्यापारी, कृषक, शिल्पकार, श्रमिक। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिला तो सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन बढ़ा जिससे राज्य की प्रशासनिक संरचना मजबूत हुई। धर्म और वैचारिक आधार बढ़ा। तमिलकम में धर्म ने भी राज्य निर्माण को प्रभावित किया। जैसे जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव। जैन और बौद्ध भिक्षुओं ने नैतिकता और सामाजिक अनुशासन का प्रचार किया। शासकों ने धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। धार्मिक वैधता, धार्मिक संरक्षण के से शासकों को सामाजिक स्वीकृति और वैधता प्राप्त हुई।
राज निर्माण की प्रक्रिया का क्या आलोचनात्मक विश्लेषण है? तो इतिहासकारों के बीच इस विषय पर विभिन्न मत है। जैसे प्रारंभिक दृष्टिकोण कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि संगम काल में पूर्ण विकसित राज्य अस्तित्व में नहीं आ गए थे। इसका तर्क ये कि ये शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, कर व्यवस्था, सैन्य संगठन और व्यापारिक नियंत्रण देखने को मिलता है। पर आधुनिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो कई आधुनिक इतिहासकार इस मत से पूर्णतः सहमत नहीं है। उनके अनुसार कहना है कि राजनीतिक सत्ता अभी भी काफ़ी हद तक व्यक्तिगत और कुल आधारित थी। प्रशासनिक संस्थाएं सीमित थी, राज्य पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं थे, स्थानीय सरदारों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी थी। इसीलिए संगम काल के राज्यों को पूर्ण विकसित राज्य के बजाय प्रमुख मुखिया तंत्र और प्रारंभिक राज्यों का मिश्रण माना जाता है। तमिलकम में राज निर्माण का क्या महत्व है? तो इसमें प्रमुख योगदान राजनीतिक संगठन का विकास, कृषि और व्यापार का विस्तार देखने को मिलता है, नगरीकरण को बढ़ावा देखने को मिलता है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दक्षिण भारत में शक्तिशाली राजवंशों की स्थापना। इन प्रक्रियाओं ने आगे चलकर दक्षिण भारत के विशाल साम्राज्यों के विकास का आधार तैयार किया। निष्कर्ष ये देखने को मिला कि तमिलकम में प्रारंभिक राज्य निर्माण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया थी जो कृषि विकास, व्यापारिक समृद्धि, नगरीकरण, सैन्य शक्ति तथा सामाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकसित हुई। इसमें वैलिड सरदारों से लेकर चेर, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों के उदय तक यह प्रक्रिया कई चरणों से गुजरी। यद्यपि इन राज्यों में पूर्ण केंद्रीकरण नहीं था, फिर भी उन्होंने दक्षिण भारत में संगठित राजनीतिक संरचनाओं की नींव रखी। इसलिए तमिलकम में राज्य निर्माण भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है जिसने दक्षिण भारत सभ्यता और राजनीतिक के विकास को नई दिशा प्रदान की। तो यहाँ तक मैंने टॉप जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो बता दिया। ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो आपको दोनों पार्ट्स को बिल्कुल देख के जाना है। इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप इसको करते हो तो आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे जाने वाले हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है और आपको कौन से सब्जेक्ट कोड का वीडियोस चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।